दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। क्योंकि मैं आपको आज बताऊंगा एक ऐसी चीज के बारे में जो आप लोगों को प्रोग्रामिंग में काफी मदद करने वाला है। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन आती है कि जब वो प्रोग्रामिंग करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं लगता कि यार प्रोग्राम को शुरू कैसे करें और उसे पूरा एग्जीक्यूट कैसे करें। तो ये तरीका आप लोगों को आज मिलने वाला है जिससे आप कोई भी प्रोग्राम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो सी हो, चाहे वो C++ हो, चाहे वो जावा हो, चाहे पाइथन हो, चाहे VB हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड्स को लिख सकते हैं और फटाफट से अपने काम को इजी बना सकते हैं। लेकिन आपको यहां पर मैं एक ही प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूं अभी फिलहाल के लिए, VBA। और VBA प्रोग्राम के अंदर मैं आपको एक कोड एग्जीक्यूशन का तरीका बताऊंगा। इस कोड एग्जीक्यूशन में आप लोगों को पता यह चलेगा कि आप लोगों को कैसे अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है और इसी तरह के मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना कोई भी प्रोग्राम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यह कैसे हो सकता है, आप लोग किस तरह से बहुत ही आराम से यह काम कर सकते हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहला स्टेप, कोई भी प्रोग्राम जब आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाए तो आप लोगों को सबसे पहली चीज उस पर डेटाबेस को एनालाइज करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो डेटाबेस आपको दिया हुआ है वो एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा डेटाबेस है। मैंने छोटा इसलिए लिया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो यहां पर मैंने एक छोटा सा डेटाबेस लिया है, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसे समझ पा रहा हूं कि इसके अंदर प्रोडक्ट का कॉलम है, क्वांटिटी का कॉलम है, रेट का कॉलम है और यहां पर कुछ डेटाबेस एंटर किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा पॉइंट आप लोगों को यहां पर देखना है, क्वेश्चन को एनालाइज करना है। यानी आपको जो क्वेश्चन दिया गया है इस डेटाबेस के अंदर वो एनालाइज कीजिए। तो यहां पर बोला गया है कि अगर आपका प्रोडक्ट शर्ट होगा तो आप लोगों को 500 रुपए देना है और अदरवाइज आपको 800 रुपए देना है। अब दोस्तों जब आपने डेटाबेस और क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया ना, तो अब आपको यहां पर कुछ पॉइंट्स करने हैं और वो पॉइंट्स क्या हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको वेरिएबल्स जो रिक्वायर्ड होंगे इस प्रोग्राम को लिखने के लिए वो आप लोगों को यहां पे बताने हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं ये आप लोगों को नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको पता चल जाएगा। बहुत ही सिंपल है कि जब भी हम अपने प्रोग्राम को छोटा बनाना चाहते हैं तो हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे C2 में कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो मैं C2 में तो परफॉर्म कर लूंगा, ठीक है, लेकिन अगर मेरे को C3 में करनी है तो फिर मुझे C3 लिखना पड़ेगा, फिर मुझे C4 लिखना पड़ेगा। यानी अगर मैं यहां पर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देता हूं तो मैं यहां C2, C3, C4, C5, C6 इस सब से बच सकता हूं। कैसे? आप लोग इस का वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे रेट नाम से। इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को छोटा बना सकते हैं, आप लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे अलग अलग सेल्स को डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। तो वेरिएबल एग्जीक्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब सवाल ये उठता है कि वेरिएबल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों दो तरह के वेरिएबल्स आप अपने पूरे प्रोग्राम को बनाते समय, चाहे वो आप लोग पाइथन का प्रोग्राम लिख रहे हो या आप VBA का लिख रहे हो या किसी और प्रोग्राम को लिख रहे हो, आप दो तरह के वेरिएबल्स को यूज करते हैं। पहला वेरिएबल होता है प्री डिफाइंड वेरिएबल। अब ये प्री डिफाइंड वेरिएबल क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके डेटाबेस के अंदर कुछ वेरिएबल्स तो प्री डिफाइंड है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस डेटाबेस के अंदर आपके पास पहला वेरिएबल है प्रोडक्ट जो कि प्री डिफाइंड है, दूसरा वेरिएबल है क्वांटिटी जो कि प्री डिफाइंड है और तीसरा वेरिएबल है रेट। ये बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए कि आपके डेटाबेस के जो कॉलम्स के हेडर होते हैं वही आपके डेटाबेस के अंदर वेरिएबल के नाम से यूज किए जाते हैं। तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं जो आप लोगों ने प्री डिफाइन देखे आपके डेटाबेस में पहले से ही दिए हुए थे। अब मान लीजिए अगर आपके पास रेट का 2 कॉलम है तो आप उसे रेट 1 और रेट 2 के नाम से डिक्लेयर कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आपको यह समझना होगा कि आपके डेटाबेस के अंदर सबसे पहले कौन से प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं जो आपके सामने मेंशन है। उसके बाद दूसरा टाइप ऑफ वेरिएबल होता है दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिफाइंड वेरिएबल। अब सेल्फ डिफाइंड वेरिएबल वो होते हैं जो आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे अपने प्रोग्राम को लिखते समय। अब वो कौन से वेरिएबल्स हैं, वो प्रोग्राम लिखते समय ही आपको फैसला लेना है कि कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो आपको प्रोग्राम लिखते समय जरूरत पड़ेंगे। और उनमें से एक वेरिएबल मैं आपको यहां पर बता सकता हूं, हर लाइन में एक एक्टिविटी परफॉर्म करानी है तो मेरे को एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा रो के नाम से। बट एक्चुअली वो नाम का वेरिएबल मैं कभी भी असाइन नहीं कर सकता जो एक्सेल में एक फंक्शन है। तो यहां पर हमें करना क्या होगा, हमें एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा जो रो को डिक्लेयर करे, रो को डिफाइन करे। ठीक है, तो वो वेरिएबल मेरे को रिक्वायर्ड है ताकि मैं अपना कॉन्सेप्ट लूप के अंदर चला सकूं, तो अपने प्रोग्राम को लिखने में उस वेरिएबल को इस्तेमाल करूं। तो रो नाम के लिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया दैट इज आई। अब ये आई वेरिएबल रो को डिक्लेयर कर रहा है, रो को डिफाइन कर रहा है।
दूसरा वेरिएबल मैं एक और यूज करूंगा कि भाई यहां पर मेरा प्रोग्राम यहां खत्म हो जा रहा है, ठीक है। हो सकता है ये प्रोग्राम और आगे बढ़े, लेकिन फिलहाल के लिए ये प्रोग्राम इस स्टेज पर खत्म हो रहा है, तो हम लोग इसको एंडिंग के लिए भी एक वेरिएबल डिनोट करेंगे जिसको मैं एल रो के नाम से बना रहा हूं। आप चाहें तो आप इसको फर्स्ट रो के नाम से भी बना सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो पहला वेरिएबल आप एफ रो के नाम से भी बना सकते हैं, क्योंकि एफ रो नाम का कोई भी वर्ड आपके एक्सेल या आपके वीबीए के अंदर किसी कहीं पर यूज नहीं हो रहा, तो इसके लिए आप अपने वेरिएबल ऐसे बना सकते हैं जो कि कहीं पर असाइन नहीं हो रखे एक्सेल या वीबीए के अंदर। जैसे सेल नाम का फंक्शन है, इसलिए आप उस नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते। इफ नाम का फंक्शन है, इसलिए आप उस नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते। वीलुकअप नाम से फंक्शन है, इसलिए आप उस नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते। तो सेल्फ डिफाइंड वेरिएबल्स आपके वो डिफाइंड वेरिएबल्स हैं जो आपको खुद से डिक्लेयर करने होते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाला पॉइंट यह है कि आप उन वेरिएबल्स को जब भी डिफाइन कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखें कि वो वेरिएबल पहले से आपके डेटाबेस में कहीं पर होने नहीं चाहिए या उस प्रोग्राम के अंदर कहीं से प्री एलोकेटेड नहीं होने चाहिए। और ये रूल सिर्फ आपको सेल्फ डिफाइंड वेरिएबल में ही नहीं, आपको प्री डिफाइंड वेरिएबल्स में भी ध्यान रखना होगा। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करने से काम चल जाएगा, तो नहीं, आंसर इज नो। वेरिएबल डिक्लेयर करने से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको इन वेरिएबल्स में आने वाली वैल्यू क्या होने वाली है आपको बताना पड़ेगा। जैसे मैं प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल में वैल्यू देख रहा हूं सारी की सारी टेक्स्ट, तो इसका मतलब मैं इसके अंदर एक टाइप डिक्लेयर करूंगा जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग। अब अलग पाइथन लैंग्वेज में या और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा तो उसमें उसका नाम हो सकता है कुछ और हो, टेक्स्ट बुलाते हो सकता है स्ट्रिंग बुलाते हो, या कोई और नाम असाइन किया हो, वैर कैर, एग्जैक्टली लाइक दैट। तो अगर आपके टेक्स्ट वाले कॉलम का डेटा टाइप, एक तरीके से इसको कहते हैं टाइप ऑफ डेटा, हम लोग क्या एंटर करने वाले हैं प्रोडक्ट कॉलम में, तो टाइप ऑफ डेटा हम एंटर करने वाले प्रोडक्ट कॉलम में स्ट्रिंग या टेक्स्ट, या आप वैर कैर बोलें या आप लोग टेक्स्ट बोलें, ठीक है। ये सारी बातें एक ही है। और उसके अलावा अगर आपको बोला जाए कि क्वांटिटी वाले सेक्शन में कोई डेटा एंटर करना है, तो भाई आप क्वांटिटी वाले सेक्शन में नंबर वाला डेटा एंटर करने वाले हैं, तो इसका टाइप डिक्लेयर करेंगे। या तो आप इसका टाइप बाइट रख सकते हैं, या तो आप इसका टाइप इंट रख सकते हैं, या तो आप इसका टाइप लॉन्ग रख सकते हैं। अब ये तो जो मैं डिक्लेयर कर रहा हूं ये आप लोग वीबीए के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन 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 ध्यान रखिएगा ये सिर्फ वीबीए के अंदर है। और अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसके अंदर हो सकता है आप नंबर को किसी और तरह से डिनोट करते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको उस हर एक वेरिएबल का एक टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। हो सकता है किसी लैंग्वेज में डिक्लेयर करने की जरूरत भी ना पड़े, लेकिन किसी लैंग्वेज में अगर आपको डिक्लेयर करना है तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू एंटर करने वाले हैं आप, वो कौन सी होने वाली है। तो अगर मैं आई वेरिएबल को यूज करने वाला हूं तो आई के अंदर मैं इसी तरह की वैल्यूज को यूज करने वाला हूं, और एल रो के अंदर भी मैं नंबर वाली वैल्यूज का ही इस्तेमाल करने वाला हूं। यानी टेक्स्ट वाली वैल्यू सिर्फ मेरी एक ही कॉलम के अंदर आने वाली है, वो है हमारा प्रोडक्ट वाला कॉलम, और बाकी सभी कॉलम्स में मेरी नंबर वाली वैल्यू आने वाली है। तो इसीलिए मैंने उनका डेटा टाइप कुछ नंबर वाले टाइप के ही अकॉर्डिंग दिया है, ठीक है। तो अब ये बात तो तय हो चुकी है, अब हम लोग इस सारे काम को सम अप करके अब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने चल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको प्रोग्राम लिखना सिखाते हैं और आप देखिए कितनी आराम से और कितनी सिंपल तरीके से, सादगी से आप प्रोग्राम को फटाफट लिख सकते हैं। तो चलिए यहां पर करते हैं सिंपल एक काम, डेवलपर टैब को ओपन करते हैं और यहां पर विजुअल बेसिक को ओपन कर लेते हैं, और यहां पर अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम को लिखते हैं। तो जैसे ही मैंने बताया, अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का क्या स्टेप होता है, ध्यान से समझिएगा, यहां पर भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब आते हैं प्रोग्राम को लिखते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप प्रोग्राम को लिखेंगे तो आपको अपने प्रोग्राम का नाम बताना होता है। जैसे मैंने यहां पर प्रोग्राम का नाम बता दिया, प्रोग्राम 1। अब ये प्रोग्राम 1 है, तो सबसे पहला पार्ट प्रोग्राम का शुरू कहां से होता है। जब भी हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो हमारा प्रोग्राम शुरू होता है प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने से। ध्यान रखिएगा, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना किसी किसी प्रोग्राम का जरूरी होता है, बट किसी किसी प्रोग्राम में जरूरी नहीं होता। फिर भी आपको वेरिएबल्स को डिक्लेयर पहले ही करना है, और अगर वेरिएबल्स पहले से ही डिक्लेयर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसके अंदर सेकेंड स्टेप फॉलो करना है, दैट इज द असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज इन द वेरिएबल। कैसे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अगर आप वीबीए के अंदर, तो आपको लिखना होता है डिम। और क्योंकि मैंने आपको बताया था यहां पर आपको प्री डिफाइंड 3 वेरिएबल्स यूज करने हैं, तो सबसे पहले यहां पर मैं प्री डिफाइंड प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल एज, जो कि स्ट्रिंग होने वाला है, इसे यूज कर लेता हूं। और दूसरा वेरिएबल डिम क्वांटिटी नाम का वेरिएबल, जो कि आप लोगों का
इंटीजर होने वाला है। अब इंटीजर मतलब क्या है? इंटीजर मतलब अगर आपका प्रोग्राम 32,000 वैल्यूज तक ले रहा है, यानी अगर क्वांटिटी कॉलम में 32,000 से ज्यादा वैल्यू नहीं आने वाली है तो आप लोग उसे इंटीजर ले सकते हैं। अगर आप लोग के प्रोग्राम में क्वांटिटी वाले कॉलम में 255 वर्ड से ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं आने वाली है तो आप उसे बाइट ले सकते हैं। और अगर आपके प्रोग्राम में क्वांटिटी वाले कॉलम में वैल्यूज 32,000 से ज्यादा आने वाली है तो आप यहां पे लॉन्ग कंसीडर कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्वांटिटी वाले कॉलम में ज्यादा बड़ी वैल्यू एंटर नहीं करने वाला, इसलिए मैं 32,000 के अंदर इसे रख रहा हूं, यानी इंटीजर इसे लेकर चल रहा हूं। ठीक है, पर एक बात आपको बताना जरूरी है। यहां पर देखिए, प्रोग्राम में आपको बहुत सारे कॉलम दिखाई देंगे। अगर आप सारे कॉलम्स को डिक्लेयर करते रहेंगे तो आप प्रोग्राम में कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है? आपको जरूर यह देखना है कि आपके प्रोग्राम में जो क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन में कौन कौन से वेरिएबल्स की जरूरत थी। जैसा आप देखें, आपके क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट और रेट वाले कॉलम की जरूरत थी और किसी भी कॉलम की जरूरत नहीं थी, यानी क्वांटिटी वाले कॉलम की डिक्लेरेशन की नीड आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आप चाहें तो आप क्वांटिटी वाले कॉलम का डिक्लेरेशन ना करें तो भी चल जाएगा, बाद में डिक्लेरेशन करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल आप डिक्लेरेशन अगर उस कॉलम का ही करें जिन पर आपका क्वेश्चन या आपको काम करना है तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब चलिए, अब हम दूसरा प्रोग्राम, दूसरी चीज डिक्लेयर करते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड है, वो है डिम रेट एज लॉन्ग। अब रेट के अंदर वैल्यू हो सकता है बड़ी आ जाए तो इसलिए मैं उसे लॉन्ग कंसीडर कर रहा हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे प्रोग्राम के अंदर जो क्वेश्चन है वो प्रोडक्ट और रेट पर बेस्ड है, इसलिए मैंने प्रोडक्ट और रेट को, जो कि प्री डिफाइंड वेरिएबल्स थे, इनको मैंने बना लिया है। ठीक है, अब दो वेरिएबल्स मैंने ये बना लिए हैं, लेकिन दो वेरिएबल्स मुझे अपने प्रोग्राम में और लेने हैं जो मेरे प्रोग्राम को लिखने में मेरी मदद करेंगे, और वो थे आई और एल रो। तो मैं इसे भी डिक्लेयर कर लेता हूं, जो मुझे रिक्वायर्ड होंगे आई एज लॉन्ग और एल रो एज लॉन्ग। अब दोस्तों, फर्स्ट सेक्शन फिनिश हो चुका है, जिसके अंदर आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिया, और वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के बाद उसके अंदर जो टाइप ऑफ वैल्यू आप एंटर करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग उसे टाइप अलॉट कर दिया। ठीक है, क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकेंड पार्ट बात करते हैं वेरिएबल असाइनमेंट ऑफ वैल्यू, यानी उन वेरिएबल्स के अंदर अब आपको वैल्यू असाइन करने का वक्त आ गया है। तो अब क्योंकि सबसे पहले उस वेरिएबल को इस्तेमाल करना है जो आपको, आपका वो वेरिएबल था जो आपको हर रो के लिए इस्तेमाल करना है। तो फिलहाल मैं सबसे पहला वेरिएबल जो डिक्लेयर करूंगा वो है मेरा आई। क्यों? क्योंकि आई वेरिएबल्स के अंदर को मैं बार बार यूज करने वाला हूं, तो उस वेरिएबल को सबसे पहले डिफाइन करिए जिस वेरिएबल की जरूरत आपको स्टार्टिंग से पड़ने वाली है। तो मैं आई वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करूंगा, और क्योंकि मैं आई वेरिएबल को लूप की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए मैं उसे फॉर आई इज इक्वल्स टू शुरू करूंगा, और यहां पर टू से लेकर कितनी रो तक मुझे उसे चलाना है ये बताना होगा। तो 2 से लेकर फिलहाल मैं यहां पर बता रहा हूं कि 7th रो तक मुझे इसे चलाना है। ठीक है, तो मैंने 7th रो तक बोल दिया कि हमारा जो वेरिएबल आई है वो 2 से शुरू होगा, यानी सेकंड रो से स्टार्ट होगा और 7th रो तक चलेगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने डिफाइन कर दिया। अभी दोस्तों इस चीज को मैं डायनेमिक बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी यहां पर आप 7th रो तक चला रहे हैं, लेकिन हो सकता है कल को आपका डेटा बढ़ जाए। तो भाई अब आपको पता चल गया होगा आपका रिक्वायर्ड वेरिएबल आई नहीं, पहला रिक्वायर्ड वेरिएबल आप लोगों का है एल रो, क्योंकि अगर आप एल रो को डिक्लेयर कर देंगे तो आप इस 7 वाली जगह पर एल रो को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले अपने वेरिएबल में डिक्लेयर करेंगे किसको, किसकी वैल्यू, एल रो की वैल्यू। अब एल रो की वैल्यू को निकालना बहुत जरूरी है, वो कैसे निकलेगी चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एल रो लिखिए, और एल रो के अंदर जो वैल्यू आने वाली है वो कैसे आएगी ध्यान से समझ लीजिए। तो एल रो की वैल्यू आपको मिलेगी कैसे, शीट 1 से, और शीट 1 में आप सबसे पहले काम करेंगे, यहां पर आप ए कॉलम के सबसे लास्ट सेल पर चले जाएंगे। तो इस मेथड के थ्रू आप ए कॉलम के सबसे लास्ट वाले सेल पर जा चुके हैं। ओके, अब शीट 1 के आप सबसे लास्ट वाले सेल पर खड़े हैं, और वहां से अगर आप कंट्रोल अप एरो की प्रेस करते हैं तो आप तुरंत लास्ट सेल पर आकर रुक जाएंगे। ये मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को लाइव। चलिए चेक करते हैं। यहां से अगर मैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करता हूं, ये है मेरा लास्ट सेल। अब इस लास्ट सेल से अगर मैं कंट्रोल अप एरो की प्रेस करता हूं तो मैं लास्ट सेल पर आकर एक बार रुकूंगा जरूर। तो यही शॉर्टकट, यही कमांड मुझे उसको लिखनी है। तो यहां पर हम, तो अब अपने प्रोग्राम के अंदर आपको कंट्रोल अप का एक शॉर्टकट लिखना पड़ेगा। तो यहां पे आप लिखेंगे डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। इतना लिखते ही आपका एल रो डिक्लेयर हो जाएगा, यानी अब आप एल रो के अंदर जो वैल्यू देखेंगे वो आप लोगों की होगी लास्ट रो, यानी 7th रो। ओके,
ठीक है। और अब आप एक काम कर सकते हैं, आपको यहां पर 7th लिखने की जरूरत नहीं है। आप बोल सकते हैं कि मेरा जो वैल्यू होगा वो i का शुरू तो 2 से होगा लेकिन खत्म ये l रो पर जाकर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो अब आपने डिक्लेरेशन भी दे दी, आपने प्रोग्राम के अंदर ये वैल्यू भी डिफाइन कर दी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब प्रोग्राम के और फेज की। और अब प्रोग्राम के 2 वेरिएबल्स और बचे हैं जिनमें हमें वैल्यू असाइन करनी है। और अब हमारे जरूरत वाला वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, क्योंकि इसके ऊपर अब हमें अपना क्वेश्चन डिफाइन करना है। और क्वेश्चन डिफाइन करने के लिए हम लोग को प्रोडक्ट को डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसके अंदर वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्योंकि बोला गया है कि प्रोडक्ट अगर शर्ट होगा तो आपको 500 रुपए देना है। तो सबसे पहले हम लोग को प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू डालनी होगी। अब प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू कैसे चलेगी, कैसे आएगी, कहां से आएगी? आपको प्रोडक्ट के अंदर कोई वैल्यू खुद से नहीं लिखनी, आपकी प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो किसी सेल से आएगी। अब कौन से सेल से आएगी ये आप सोच रहे हैं, तो फिलहाल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो आपको A2 सेल से मिलेगी। अब A2 सेल को आप लोगों को यहां पे लिखना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को इसे कुछ ऐसे लिखना है कि ये डायनेमिक बन जाए, यानी कि पहले वो A2 सेल की वैल्यू ले, सेकेंड टाइम जब वो रन करे तो वो A3 सेल की वैल्यू ले, और थर्ड टाइम रन करे तो A4, A5, A6 ऐसे वैल्यू ले। तो इसके लिए आप लोगों को यहां पे लिखना होगा सेल्स वाला फंक्शन। ठीक है, तो जब VBA का सेल्स वाला फंक्शन आप यहां पे लिखते हैं तो वो आपसे सबसे पहले सवाल पूछता है कि बताइए आपकी रो कौन सी है। तो आपने यहां पे बताया रो मेरी है I मींस कौन सी रो? अभी आपकी I का मतलब है सेकेंड रो, तो सेकेंड रो वाली वैल्यू आप लोगों की यहां पर आ जाएगी, कॉमा। उसके बाद आप कॉलम, कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट का कॉलम फर्स्ट है तो यहां पर 1 लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, दैट्स इट। और इतना करते ही आपकी राइट साइड वाली जो भी वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड में जाकर स्टोर हो जाएगी, यानी आपकी सेल I1 वाली वैल्यू जो भी होगी वो आपकी प्रोडक्ट वाले सेल में स्टोर हो जाएगी। और ऐसा होने से आपको काफी बेनिफिट मिलेंगे। अब आपको कहीं पर भी सेल के नेम डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप प्रोडक्ट को यूज करते हुए अपना पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं। बहुत ही इजी हो चुका है प्रोग्राम, क्योंकि अब आपको डिक्लेरेशन में कहीं पर भी सेल के नाम लिखकर काम करने की जरूरत नहीं है, या कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा प्रोडक्ट नाम से ही अपना पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब हम लोग लगाएंगे यहां पर इफ। और इफ बोला हमने तो हमने बोला कि अगर आपका प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, शर्ट। और यहां पे बहुत जरूरी है कि आप लोग केस सेंसिटिविटी का ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप VBA यूज कर रहे हैं या पाइथन यूज कर रहे हैं तो आप लोग को यहां पर केस सेंसिटिविटी का बहुत ध्यान रखना होता है। तो यहां पे आपने लिखा शर्ट, और शर्ट डिक्लेयर करने के बाद आपने बोला देन। जैसे ही आप देन बोलेंगे आपसे पूछेगा कि बताइए आपकी ट्रू वैल्यू क्या है। अगर प्रोडक्ट शर्ट होता है देन व्हाट इज द ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू आपको बताना है, अपना अगला वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करनी है, और वो है रेट। अब रेट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो शर्ट अगर होगा तो वैल्यू आएगी 500 रुपीज, और अगर ऐसा नहीं होता तो यहां पे लिखेंगे एल्स, और एल्स लिखने के बाद आप लोग रेट के अंदर वैल्यू असाइन कर देंगे 800। इतना करते ही आप लोग का ये प्रोग्राम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और अब आप इसको एंड कर देंगे इफ के साथ। क्यों? क्योंकि अगर आप इफ को ओपन करते हैं तो आपको इफ को एंड भी करना पड़ता है। तो इफ को स्टार्ट आपने किया था इस पोजीशन से और आपने इफ को एंड कर दिया, दैट्स इट। लेकिन दोस्तों आप लोगों को एक बात और भी ध्यान रखनी है, वो क्या है मैं आपको बता दूं। यहां पर आप लोगों ने रेट की वैल्यू तो डाल दी 500, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि जो रेट वाली वैल्यू आप लोगों ने 500 या 800 उसके अंदर डाली है वो कहां जाके स्टोर होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, राइट साइड वाली सारी वैल्यूज लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज के अंदर, लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल्स के अंदर जाकर स्टोर हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको इस बार आपने सेल बताना है। कौन सा सेल? दैट इज I3, जिसके अंदर आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी? दैट इज द वैल्यू ऑफ रेट, यानी रेट वाली वैल्यू जो भी होगी वो I3 में जाकर स्टोर हो जाएगी। दैट्स इट, वेरी सिंपल। और अब आपको क्योंकि ये लूप चलाना है तो आपको यहां पर नेक्स्ट आई लिखना पड़ेगा, और नेक्स्ट आई से आपका लूप कंटिन्यूएशन में चल जाएगा, और आई के बाद ये ऊपर चला जाएगा वापस। जब ये प्रोग्राम चलेगा तो ये आपको ऊपर वापस ले जाएगा, और आई की सेकेंड वैल्यू पिकअप करेगा, थर्ड वैल्यू पिकअप करेगा, फोर्थ वैल्यू पिकअप करेगा, और ये लूप कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। चलिए एक बार, अब जैसे ही आपका प्रोग्राम फाइनल रिजल्ट मिल जाता है और प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो अब प्रोग्रामर का नेक्स्ट स्टेप आता है कि उसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखना पड़ता है। तो चलिए अब उसे एग्जीक्यूट करके देखना है, तो यहां पर आप लोग
F8 से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे। तो लेट्स सी, हम लोग F8 बटन प्रेस करते हैं और जैसे ही मैंने F8 प्रेस किया, आप देखिए यहां पर इस प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन होना शुरू हो गया। और जैसे जैसे प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन होना शुरू हुआ, आप चेक करिएगा वैल्यूज आती चली जा रही हैं और जैसे ही आपकी वैल्यूज सारी आ जाएंगी, ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा और ये लीजिए प्रोग्राम फिनिश हो गया। दैट्स वेरी सिंपल और अमेजिंग। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर मैं इसे एक बार में डिलीट कर दूं और अब मैं इसे क्या करूं, यहां पर एक बार में इसे रन करूं, तो वो भी मैं कर सकता हूं। आप सीधा F5 बटन प्रेस करिए और पूरा प्रोग्राम एक बार में चल जाएगा जहां तक आपका लास्ट सेल होगा। इन केस आप यहां पर डायनेमिक कह रहे थे इस डेटा को, यस डेफिनेटली ये डेटा डायनेमिक है। अगर आप यहां पर एक नई वैल्यू भी डालते हैं, लेट्स सी यहां पर एक और वैल्यू डालते हैं और यहां पर उसके अंदर कोई रिजल्ट डाल देते हैं, तो अब क्या देखते हैं कि यहां पर अब ये प्रोग्राम रन करता है या नहीं। लेट्स सी F5 प्रेस करते हैं और चेक करते हैं क्या ये प्रोग्राम रन कर रहा है। डेफिनेटली ये प्रोग्राम तब भी वर्क करेगा, आपका डेटा डायनेमिक होगा। तो आई थिंक इस प्रोग्राम को लिखने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये आइडिया मिल चुका होगा कि कैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो से काफी कुछ मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, जाने से पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर देना चाहूंगा और अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है आप लोगों से और आपने ये कर लिया है, तो अब एक और क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं वो सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या आप लोगों को ये पूरी वीडियो समझ में आई। अगर समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो फिर भी बताइए, मैं और अच्छे तरीके से इसे डिस्प्ले समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है ये सिंपल सा, आप इस पूरे प्रोग्राम को जल्दी से खुद से बैठकर आराम से तसल्ली के साथ लिख कर देखिए और फिर चेक करिए इसमें कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, कौन सी चीजें डिक्लेयर करनी है। इस प्रोग्राम को लिख कर देखिए और साथ में इस प्रोग्राम को भी लिख के देखिए खुद से और चेक करिए कि आपको क्या क्या चीजें डिक्लेयर करनी है, कैसे कैसे डिक्लेयर करेंगे, क्या डिक्लेयर करेंगे, कैसे प्रोग्राम लिखा जाएगा। सोचिए, विचार कीजिए और बनाइए इस पूरे प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, एक और नया प्रोग्राम सीखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।